हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर इन द अर्लीस्ट सिटीज़ का सेकंड पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ये जाना कि पहले जितनी भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हमें मिली वो सारी साइट्स या तो कबीलों या गांव की तरफ इशारा करती थी कि लोग इकट्ठे होकर किसी एक जगह पे खेती करते थे, जानवर पालते थे और रहते थे। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में सबसे मेन फ़र्क क्या है कि इस समय की जो भी चीज़ें मिली हैं, जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिली हैं, वो शहरी सभ्यता की ओर इशारा करती है। जैसे आप किसी शहर में रहते हैं, प्रॉपर बिल्डिंग्स होती हैं, आपका बाथरूम होता है, किचन होती है, नहाने के लिए स्विमिंग पूल्स होते हैं, पानी की व्यवस्था होती है, ड्रेनेज का सिस्टम होता है, गलियाँ होती हैं। ये सारी की सारी व्यवस्था जो है वो हमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में मिली है। इसके साथ लोथल, कालीबंगन और इसी तरह की और भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जो इसी टाइम के समकालीन हैं। यहाँ से हमको टेरेकोटा के बने हुए यानी पके हुए मिट्टी के बर्तन मिले हैं, बच्चों के खिलौने मिले हैं और एक मटेरियल जिसे फियांस कहा गया है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि फियांस होता है चीनी मिट्टी के जैसा पदार्थ, जो कि एक आर्टिफिशियल वो है, उसमें शाइन होता है, ग्लॉसी होता है और ऐसा लगता है उससे जो बनी हुई चीज़ें होती हैं वो काफ़ी टिकाऊ होती हैं। एक फियांस की गिलहरी मिली है जो आप 29 नंबर पेज पे ग्रीन पार्ट में जो है वो वहाँ पे दिखा रखी है। ये क्या है? ये एक तकली है। तकली जिसे कहते हैं कि ये स्पिनिंग के काम में आती है, धागा बनाने के काम में आती है। तो अब हम आगे शुरू कर रहे हैं इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। किसी भी चीज़ की फाइनल गुड बनाने के लिए हमको क्या चीज़ ज़रूरत होती है? रॉ मटेरियल यानी कच्चा पदार्थ चाहिए होता है। रॉ मटेरियल आर सब्सटेंस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड और ओर्स ऑफ मेटल्स or produced by farmers or herders. These are then processed to produce finished goods. For example, cotton produced by farmers is a raw material that may be processed to make clothes. While some of the raw materials that the Harappans use were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver and precious stone had to be brought from distant places. रॉ मटेरियल होता है कच्चा सामान, जैसे लकड़ी हो गई। अगर आपको टेबल, कुर्सी, पलंग, दरवाजे, खिड़की बनाना है तो उसका कच्चा पदार्थ क्या है? लकड़ी या वुड है। और ओर्स होते हैं कच्चा पदार्थ, कच्ची धातु, जिससे क्या मिलता है? मेटल्स मिलते हैं। हिंदी में इसको ओर्स को अयस्क कहा जाता है, क्योंकि अगर आपने मैंने जो एक 5th क्लास में आपको एक वीडियो डाल के दिया था, तो उसमें मैंने वहाँ पे बता रखा था, मैं उसे यहाँ आई बटन में दे दूँगी। उसमें मैंने बताया था कि जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे आपका एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, ये सब क्या होता है? पत्थरों में, चट्टानों में होते हैं। फिर उनको एक एक्सट्रीम हीट तक गर्म किया जाता है, तो क्या होता है? जो पत्थर में वेस्ट पदार्थ होता है वो तो अलग हो जाता है, और जो उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है, यानी जो भी चीज़ का वो ओर है, जिस भी चीज़ का पदार्थ वहाँ पे, अगर मान लीजिए एल्युमिनियम है तो वो गर्म होने के बाद में एक टेम्परेचर के बाद एल्युमिनियम उससे अलग हो जाएगा और बाकी की चीज़ें जो है वो मिट्टी की तरह से उससे अलग हो जाएंगी। मतलब वो पिघल के धातु अलग आ जाएगी आपके पास में। तो वो होती है ओर या अयस्क, यानी कच्चा पदार्थ किसी चीज़ के फाइनल प्रोडक्ट के लिए। लोहे के लिए लोहे का अयस्क या ओर चाहिए होता है। अब आते हैं हम कि दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश गुड। अब इसको प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने का मतलब एक स्टेप आगे हम चलते हैं। जैसे हमने लोहे की कोई चीज़ ली, जिसको लोहा पिघलाया, फिर उसके बाद उसको एक शेप में डाला और उस शेप को मार पीट के तलवार बनाया, चाकू बनाया, हल का आगे का हिस्सा बनाया, या कोई बर्तन, बाल्टी बुल्टी कुछ बनाया। तो ये क्या है? ये प्रोसेस है किस चीज़ का? जो पदार्थ हमें उससे चाहिए। जैसे एक लकड़ी का लट्ठा कोई लेकर आया, फिर उसको काट छाट के उसने कोई पलंग बनाया, कुर्सी बनाई, टेबल बनाई। तो टेबल बनाने वाला दूसरा है और पेड़ उगाने और काटने वाला दूसरा है। इसी तरह से कॉटन का वो आया,
कॉटन उगाने वाले कौन हैं? फार्मर्स हैं। और उसको फाइनल गुड्स में यानी कॉटन के कपड़े में बदलने वाले कौन होते हैं? दस्तकार या कारीगर होते हैं जो कपड़ा बनाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे आइटम हैं, कॉपर है, टिन है, गोल्ड है, सिल्वर है और प्रीशियस स्टोन्स हैं जो कि बाहर से और दूसरी जगहों से यहाँ पे लाया जाता था और उसको क्या किया जाता था? प्रोसेस करके फाइनल गुड बनाई जाती थी। द हरप्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया, tin which was mixed with copper to produce bronze may have been brought from present day Afghanistan and Iran. Gold could have come all the way from present day Karnataka and precious stones from present day Gujarat, Iran and Afghanistan. अब ये अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें मंगाई जा रही हैं। इसकी आप एक लिस्ट बना सकते हो कि कहाँ से क्या चीज़ आ रहा था। तो जैसे पहली चीज़ इन्होंने बताई कि राजस्थान से कॉपर ला रहे थे, उसके बाद में कॉपर ओमान और राजस्थान से आ रहा था। वेस्ट एशिया से टिन जो है वो कॉपर में मिक्स किया जाता है। और इसी तरह से अफ़गानिस्तान से भी कुछ, अफ़गानिस्तान और ईरान से सामान आ रहा था। गोल्ड हमारा कर्नाटका से आता है। गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से प्रीशियस स्टोन्स आते हैं, मतलब कीमती पत्थर आते हैं। कीमती पत्थरों से मतलब होता है, आपने देखा होगा कई लोगों को अंगूठियाँ पहने हुए, पुखराज पहनते हैं, रूबी पहनते हैं और भी कई तरह के स्टोन्स होते हैं जो हीरे पहनते हैं, मोती पहनते हैं। ये सब प्रीशियस स्टोन्स में आते हैं। फूड फॉर पीपल in the cities. While people lived in the city, other living in the countryside grew crop and reared animal. These farmers and herders supplied food to craft person, scribe and rulers in the city. We know from remains of plants that the Harappans grew wheat, barley, pulse, peas, राइस, सेसमी, लिनसीड एंड मस्टर्ड। अब जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, उनको तो क्रॉप उगाना आता है तो वो क्रॉप ही उगाएंगे। वो क्रॉप के बदले में क्या करते हैं, आपने पहले सुना होगा ना, बार्टर सिस्टम चलता था कि हम कुछ सामान देंगे और बदले में हम कोई सामान दूसरा लेंगे। मतलब अगर हम अनाज देंगे तो बदले में हम क्या लेंगे, कपड़े लेंगे या कोई मेटल का सामान लेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे चल रहा था कि जो फार्मर थे वो वहाँ पे गेहूँ उगा रहे थे, जौ, पल्सेस दालें, पीस हो गया मटर, राइस हो गया चावल, सिसमी हो गया तिल, लिनसीड और मस्टर्ड। ये सारी चीज़ें वो लोग उगा रहे थे और इससे क्या कर रहे थे, एक्सचेंज करते थे। जैसे बाज़ार लगती है तो बाज़ार में आके अपने लिए कोई चीज़ ले ली और बदले में उनको अनाज दे दिया। और शहर के लोगों ने क्या किया, अनाज ले लिया और बदले में उनको कोई सामान दे दिया। अ न्यू टूल, द प्लग, was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds, while real plug, which were probably made of wood, have not survived. Toy model have been found. As this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used. This means that water was stored and supplied to the fields when the plants were growing. अब क्या है कि वहाँ पे प्लग होता है, हल तो नहीं मिला लेकिन हल के जैसा एक सिमिलर मॉडल मिला है जो यहाँ पिक्चर आप देख सकते हो। इसमें इससे ये पता लगता है क्योंकि वो हल जो है वो लकड़ी का रहा होगा और उसको मिट्टी में दब गया तो कीड़े मकोड़ों ने लकड़ी को सड़ा गला दिया। अब वहाँ पे कोई वो नहीं मिला, लेकिन वो खेती करते थे इसलिए क्योंकि इस तरह से पका हुआ मिट्टी का एक खिलौना मिला है, जिससे ये प्रूफ होता है कि उनको हल की नॉलेज थी। और वो हल किस लिए यूज़ कर रहे थे, फार्मिंग के लिए यूज़ कर रहे थे। मिट्टी को सॉफ्ट करके वहाँ पे प्लांटिंग के लिए प्लांट लगाते थे और खेती करते थे। अब ये एक बड़ा सरप्राइजिंग सी चीज़ है। देखिए मिट्टी कितनी सॉफ्ट होती है और मिट्टी कितनी हार्ड होती है कि बस मिट्टी ही सरवाइव की और बाकी की बहुत सारी चीज़ें जो थी वो वहाँ से गायब हो गई। इसके बाद है द हरप्पन्स रेयर्ड कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो, वाटर एंड पॉस्चर्ड वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स।
However, in the dry summer month, large herds of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water. They also collected fruit like bear, caught fish, and hunted wild animal like the antelopes. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हड़प्पन्स जो थे वो अपने जानवर भी चराते थे, उनके पास में चौपाया जानवर थे, शीप थी, गोट थी, बफेलो थी, और इन सबको क्या करते थे वो लोग चराते थे। और कई बार ऐसा भी होता था कि जैसे वहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था नहीं है तो वो उनके खाने पीने की तलाश में काफ़ी जगह तक ट्रैवल भी कर जाते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते थे। वाटर एंड पॉस्चरेशन वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट, जहाँ पे अवेलेबल होता था वहीं पे वो रुक जाते थे। और उसके बाद में समर मंथ में वो उनको लेके दूसरी जगह पे चले जाते थे। दे ऑल्सो कलेक्ट फ्रूट कलेक्ट करते थे, जैसे बेर हो गया, मछलियाँ हो गई, और जानवरों को हंटिंग करते थे, एंटलोप्स को, और अपने खाने पीने के लिए उसको यूज़ करते थे। अ क्लोज़र लुक, हड़प्पन्स टाउन इन गुजरात। अब उसी समय का एक और मिलता जुलता टाउन मिला है, शहर मिला है, ये है धौलवीरा। धौलवीरा गुजरात में लोकेट है। द सिटी ऑफ धौलवीरा वाज लोकेटेड इन कादिर बित्यत, ऑल्सो स्पेल्ड एज बेट, इन द रन ऑफ कच्छ, where there was fresh water and fertile soil, unlike some of the other Harappan cities which were divided into two parts. Dholvira was divided into three parts, and each part was surrounded with massive stone wall with entrance through gateway. There was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held. Other finds includes large letter of the Harappan's script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. This is a unique find, as generally Harappan's writing has been found on small objects such as seal. धौलवीरा जो है ये कच्छ के रन के पास में है। कच्छ का रन आपको पता है कि वहाँ पे क्या है, इस समय नमक की वो है, नमक का रेगिस्तान है वहाँ पे। वहाँ का लैंड उस समय फर्टाइल था, पानी से भरा हुआ था, इसलिए ये शहर वहाँ बसा है। और ये शहर किसने 3 हिस्सों में डिवाइड है। जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि हड़प्पा के कई सारे शहर 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। जो ऊपरी हिस्सा है वो ऊपरी हिस्सा का है, किन लोगों का है, जहाँ पे राजा महाराजा या जो भी वहाँ को चलाने वाले लोग हैं, प्रशासक वर्ग रह रहा है। और उसके बाद में जो एक नीचा है उसमें वहाँ पे मान लीजिए पढ़ाई लिखाई करने वाले या ऐसे लोग रह रहे हैं, मिडिल क्लास लोग रह रहे हैं। और एक फिर नीचे है वो लोअर क्लास रह रहे हैं, यानी सर्विस क्लास वहाँ पे रह रहा है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो उस तरह का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तीनों जगह पे मोटी मोटी वॉल्स हैं आसपास स्टोन की, और एक एंट्रेंस है। अंदर एंटर करने के लिए क्या है, एक दरवाज़ा है, और वहाँ से उस नगर में एंटर किया जा सकता है। सेरेमनी के लिए एक कॉमन प्लेस है, यानी जैसे आप पार्क वगैरह देखते हैं कि आसपास कॉलोनी और बीच में कोई एक बड़ी जगह है जो खाली छोड़ रखी है, जहाँ आप शादी वादी या कोई ऐसी सेरेमनीज़ देखते हैं, उस तरह की व्यवस्था है। और यहाँ पे लिखा हुआ जो लिटरेचर मिला है, जो भी चीज़ें राइटिंग जो मिली है वो बड़े बड़े उसमें लिखा हुआ मिला है वुड के ऊपर। इससे पहले जहाँ जहाँ मिला है वहाँ पे छोटे छोटे सील्स पे लिखा हुआ है। सील क्या होता है, स्टैम्प टाइप की होती है, उस पर कुछ लिखा रहता है। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात, क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बात. It was situated near area where raw materials such as semi-precious stones were easily available. This was an important center for making objects out of stone, shell and metal. There was also a storehouse in the city. Many seals and sealings, the impression of seals on clay, were found on this
स्टोर हाउस। अब यहाँ पे क्या है, साबरमती के किनारे एक दूसरा शहर मिला है लोथल, जिसका नाम है, ये भी गुजरात में आता है। खाड़ी है, गल्फ ऑफ खंबात है, मतलब खंबात की खाड़ी के पास में है, आप इसे मैप में देख सकते हो। और उसके पास के जो एरिया है वहाँ पे रॉ मटेरियल मिला है, और ये रॉ मटेरियल क्या है, सेमी प्रीशियस स्टोन्स। आज भी लोथल की जो जगह है, ये गुजरात का जो ये वाला एरिया है, वो पत्थरों के काम के लिए बड़ा जाना जाता है। आप देखते हैं ना, नकली ज्वेलरी आती है, सोने चांदी की नहीं होती, जो वैसी आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, उसमें बीच में स्टोन वर्क होता है, चाहे वो कुंदन का काम हो या दूसरे दूसरे स्टोन्स होते हैं। अभी शायद आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप ज्वेलरी देखते हो तो दो तरह की ज्वेलरी होती है, एक तो गोल्ड की या सिल्वर की, या और दूसरे उसमें होते हैं जिसमें हीरे मोती और ऐसी चीज़ें लगी होती हैं जो रियल हैं, और एक उसकी डुप्लीकेट कॉपी या सेमी प्रेशियस स्टोन होते हैं, मतलब कीमती तो होते हैं लेकिन उतने महंगे नहीं होते। तो वही सेमी प्रीशियस स्टोन्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं गहने जेवरों को बनाने के लिए, चूड़ियों को सजाने के लिए, और वो पूरे उसमें पूरे एरिया में यहाँ से सप्लाई किए जाते थे। यहाँ पे जो सील और सीलिंग्स मिली हैं, यहाँ पे बहुत बड़े खाना स्टोर करने के लिए स्टोर्स मिले हैं, स्टोर हाउसेस मिले हैं। और उसमें सील तो जैसे मैंने आपको बताया स्टैम्प होती है, जिसके ऊपर ये यहाँ पे ब्रैकेट में भी दे रखा है, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले, मतलब मिट्टी की बनी हुई ऐसी स्टैम्प जिसके ऊपर कुछ अंकित हो रखा है, कुछ इम्प्रेशन आ रखे हैं। नेक्स्ट है, अ बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हेयर वाज प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स, pieces of stones, half made beads, tools for bead making and finished beads have all been found here। जो यहाँ पे चीज़ें मिली हैं बिल्डिंग्स के अंदर जो मिली हैं, वो ये देख के लगता है कि ये कोई वर्कशॉप है, मतलब यहाँ कारीगर बैठा करते थे और वो क्या करते थे, मोती बनाते थे, मोती की कटिंग करते थे। प्रीशियस पीसेस ऑफ स्टोन मिले हैं, पत्थरों की कटे वटे, क्योंकि जो पत्थरों को तराशते हैं तो उसके टुकड़े भी इधर उधर पड़े होते हैं। हाफ मेड बीड्स हैं, आधे बने हुए बीड मोती हैं। टूल्स हैं जो उनको बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये कैसे पहचाने गए, उनसे ही मिलते जुलते टूल्स आज भी यूज़ किए जा रहे हैं उस एरिया में। ठीक है ना, जैसे आप हल देख के बता सकते हो कि ये हल क्या है, ये हल है भाई, हमने देखा है इस चीज़ को, हम खेती के लिए इस चीज़ को अभी भी यूज़ कर रहे थे। उसके बाद है सील्स एंड सीलिंग्स, ये मैं ब्लू पोर्शन का पढ़ रही हूँ। सील्स में हैव बीन यूज टू स्टैम्प बैग और पैकेट्स containing goods that were sent from one place to another. After a bag was closed or tied, a layer of wet clay was applied on the knot and the seal was pressed on it. The impression of the seal is known as sealing. If the sealing was intact, one could be sure that the good had arrived safely. अब यहाँ पे क्या चीज़ है, देखिए सीलिंग, अभी भी आपने थोड़े दिन पहले दिल्ली में सुना था सीलिंग हो रही है। आपने कोई कागज़ वगैरह भी देखे होंगे, अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट आपके घर में आता है तो उसको क्या करते हैं, येलो कलर का लिफाफा है तो उसको 3-4 जगह लाख से रेड कलर के उससे सील कर देते हैं। सील करने का मतलब ये होता है कि ये कागज़ जैसा हमने भेजा है ऐसा ही दूसरे को मिल गया। अगर वो सील टूटी हुई है या खुली हुई है तो इसका मतलब या तो उससे सामान गिरा है या चोरी किया गया है। यही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है कि जो सील्स यूज़ कर रहे थे, जब एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल सप्लाई कर रहे थे तो जो भी सामान भेजते थे उसको पैक करके अच्छे से उसके ऊपर सील लगा देते थे। अगर वो सेम जैसे यहाँ पे सील लगा के पैक किया है वैसे ही वो वहाँ पे मिलती है बिना सील टूटी हुई, तो इसका मतलब सामान जो है वो सेफली उनके पास पहुँच गया है। अगर टूट फूट है तो मतलब उसमें से या तो चुराया गया है या उसको बदला गया है, कुछ भी आप इसको मान सकते हैं। The mystery of the end. Around 3,900 years ago, we find the beginning of a major change. People stopped living in many of the cities. Writings, seals, and weights were no longer used. Raw material brought from long distance became rare. In Mohenjo-daro, we find the garbage piled up on the streets, the drainage system broken down, and new, less impressive houses were built even over the streets.
अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, इन्होंने कहा 3900 ईयर्स अगो ऐसा मिला, देखने के लिए मिला कि बहुत सारा लाइफ स्टाइल में चेंज हो गया है। लोगों ने बाहर से सामान लाना बंद कर दिया, बहुत अच्छा लिखना और सील्स वगैरह यूज़ करनी बंद कर दी। रॉ मटेरियल जो था वो दूर दूर से लाना रेयर हो गया, कम कर दिया। और मोहनजोदाड़ो में जो घर मिले, जो देखने के लिए वो मिला, कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिला, गलियां भी टूटी हुई थी और ड्रेनेज सिस्टम भी जगह जगह से टूटा हुआ था। और कम इम्प्रेसिव, लेस इम्प्रेसिव हाउसेस का मतलब कि अब जो घर बने ना वो पुराने घरों के मुकाबले कैसे थे, साधारण थे और लो बजट टाइप के वो थे। हो सकता है कि जो पहले बनी हुई सभ्यता थी उसके ऊपर लोगों ने आक्रमण किया हो और तोड़ फोड़ के बर्बाद कर दिया हो, जैसे आप आज भी देख रहे हो। रिसेंटली आप देखो कि जैसे अभी अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान में जितना कंस्ट्रक्शन बनाया है, पिछली बार भी ऐसे हुआ था जब 1995 में ये लोगों ने आके वहाँ पे कैप्चर किया था, तो जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी वो सब बम लगा लगा के उड़ा दिया। वहीं पे बामियान भी है जहाँ पे गौतम बुद्ध की पुरानी पुरानी सी वो बनी हुई थी, मूर्तियाँ बनी हुई थी, पहाड़ियों के अंदर खोद के बनाई हुई मूर्तियाँ थी। वो इन लोगों ने सब बम लगा के, गोले लगा के, सब उड़ा के उसको सब मिट्टी कर दिया। तो इस तरह के लोग जब आते हैं तो वो तो क्या करते हैं, वो सिविलाइजेशंस को नष्ट करते हैं, चीज़ों को क्या करते हैं, तबाह बर्बाद करते हैं। बनाते कुछ नहीं है, बनी बनाई चीज़ों को बर्बाद करते हैं। और फिर जब उन्हें वहाँ रहना पड़ता है तो क्योंकि उन्हें कुछ आता नहीं है मारने काटने के अलावा, कोई चीज़ तो आती नहीं है। भाई एक किसान को खेती करनी आती है, लेकिन एक बंदूक चलाने वाले को सिवाय बंदूक चलाने के, मरने मारने के कुछ आता ही नहीं, तो वो उसकी बुद्धि उतना ही काम करती है। तो वो उसी तरह का काम कर रहे हैं कि कोई रहा होगा जो इस तरह से उस नगर पे उन्होंने आक्रमण किया, और उसके बाद में जो नए लोग वहाँ बच गए या उन्हीं लोगों ने अगर वो नगर भी बसाया तो वो उतने क्वालिफाइड नहीं थे जितने पहले वाले थे। तो जो नगर बने वो घटिया क्वालिटी के बने, मतलब उसमें उतनी सफाई नहीं थी, उतने अच्छे नहीं बने। कंस्ट्रक्शन लो बजट था कि कंस्ट्रक्शन में लगने वाला सामान भी अच्छा नहीं था और उसकी कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छी नहीं थी। Why did all this happen? We are not sure. Some scholars suggested that the river dried up. Others suggest that there was deforestation. This could have happened because fuel was required for baking bricks and some for melting copper ores. Beside grazed by large herds of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover. In some areas there were flood, but none of these reasons can explain the end of all the cities. Flooding or a river drying up would have had an effect in only some areas. अब इसमें क्या हुआ कि ये सब सभ्यताएं लगभग आसपास की थीं और ये सारी नष्ट हो गई। वहाँ से कुछ चीज़ें मिली और जिनसे ये तो पता लगा कि सभ्यता बहुत अच्छी और शहरी सभ्यता थी, लेकिन नष्ट होने का कारण कुछ भी समझ में नहीं आया। कुछ स्कॉलर कह रहे हैं कि बहुत सारे पेड़ काट दिए होंगे क्योंकि उन्हें पक्की ईंटें बनानी थी। बहुतों ने कहा कि बहुत चराई कर दी, बहुत सारे गाय भैंस पाले थे तो उन सब ने खा लिया होगा उस सब को। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें अपना वो कॉपर पिघलाना था तो इसके लिए उन्होंने सारे पेड़ काट दिए। तो पेड़ कटने की वजह से यहाँ पे दिक्कतें आई। कुछ कह रहे हैं कि हो सकता है कि बाढ़ आई हो, इसकी वजह से यहाँ ये दिक्कत आई हो। कुछ कह रहे हैं सूखा पड़ गया होगा। मतलब सबके अपने अपने लॉजिक हैं, लेकिन क्या सच है और क्या सच नहीं है ये चीज़ कंफर्म नहीं है। इट अपीयर्स एज if the rulers lost control in any case, the effects of the change are quite clear. Sites in Sindh and West Punjab, present day in Pakistan, were abandoned while many people moved into newer, smaller settlements to the east and south. New cities emerged about 1400 years later. You will read about them in chapter 5 and 8. अब ये सब कुछ ये बताता है कि ये हो सकता है कि वहाँ के रूलर्स ने अपना कंट्रोल लोगों पे खो दिया हो, यानी वो हार गए हों और नए लोग जो आए उन्होंने वो बस्तियाँ तबाह कर दी हों।
क्लियर इफ़ेक्ट दिख रहे हैं चेंज के कि सारा कुछ कैसे बुरी तरह से बदला गया है। और जो लोग वहाँ रह रहे थे वो लोग वहाँ से क्या हो गए, पलायन कर गए, किसी दूसरी जगह पे चले गए। स्मॉलर सेटलमेंट्स इन ईस्ट एंड साउथ, पूर्व की तरफ बढ़ गए और दक्षिण की तरफ वो लोग बढ़ गए नई जगहों को ढूंढते हुए, या अपनी जान बचा के, कोई भी एक रीज़न हो सकता है। और नई सिटीज़ जो हैं वो 1400 ईयर्स के आसपास फिर से दिखाई देती हैं। इसके बारे में आप 5 से 8 चैप्टर में पढ़ोगे। तो ये आपका चैप्टर है। और यहाँ लास्ट में एक ये एल्सवेयर का दे रखा है। फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस, मोस्ट ऑफ इजिप्ट इज़ अ ड्राई डेजर्ट एक्सेप्ट फॉर द लैंड्स along the river Nile. Around 5,000 years ago, kings ruled over Egypt. These kings sent armies to distant land to get gold, silver, ivory, timber, and precious stone. They also built huge tombs known as pyramids. When they died, the bodies of kings were preserved and buried in these pyramids. These carefully preserved bodies are known as mummies. A large number of objects were also buried with them. These included food and drink, clothes, ornaments, utensils, musical instruments, weapons, and animals. Sometimes even serving men and women were buried with the rulers. These are amongst the most elaborate burials known as world history. अब यहाँ पे जो ये डिस्क्रिप्शन दे रखी है ये है इजिप्ट की, मिस्र की। और मिस्र के फ़ैरोज़ होते थे, वहाँ के राजाओं को फ़ैरो कहा जाता है। 5000 साल पहले नील नदी के पास में ये सभ्यता बढ़ी और पनपी। वहाँ का जो अब एक ही मॉन्यूमेंट है बचे हैं वो हैं यहाँ के ये पिरामिड्स। और इन पिरामिड्स के अंदर जो हैं, जो उस समय के राजा हुआ करते थे, उनको दबा दिया जाता था, मतलब उनकी बॉडी को प्रिजर्व करके, लेप लगा के और ताबूत में रख के यहाँ पे रखा जाता था पिरामिड्स के अंदर, सेव करके। उनके साथ में उनके खाने पीने का सामान, बर्तन, जो गहने जेवर पहनते हैं, कपड़े, ड्रिंक, अगर वो कुछ करते हैं तो वो ड्रिंक्स, यहाँ तक कि कई बार उनके साथ में वो जिंदा लोग जो स्लेव्स थे, उनके पसंदीदा नौकर, उनको भी मार के उनके साथ में दबा दिया जाता था कि ये लोग उसको मरने के बाद में वहाँ पे सर्व करेंगे, जो उसको ज़रूरत होगी वो सब कुछ उसको देंगे। तो ये आपका चैप्टर था, दैट्स ऑल, ये ख़त्म हो गया है। और आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। पूरा चैप्टर मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में इसीलिए आपको समझाती हूँ कि अगर आप इसको एक बार पढ़ लोगे तो जब भी आपसे कुछ भी पूछा जाएगा आप इसे लंबे समय तक याद रख पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।